हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम माय व्यूअर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में कार्यकारी शक्ति। जिसमें कार्यकारी शक्तियाँ किन्हें प्राप्त होती हैं? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। तो इस बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ लिया राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी शक्ति संघ और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने अपने मंत्रिपरिषद के साथ वास्तविक कार्यकारी शक्ति रखते हैं जो राष्ट्रीय और राज्य नीतियों को आकार देते हैं। अब है प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद और मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। तो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है 74, 75, 77, 78 एंड 88। वहीं मुख्यमंत्री से संबंधित है 163, 164, 167, 169 एंड 180। 74 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। मंत्रिपरिषद किसे सलाह देती है? राष्ट्रपति को। 75 कहता है मंत्रियों की नियुक्ति और आचरण के लिए प्रावधान। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। और 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 78 में कहता है। 88 में कहता है दोनों सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। ठीक है, तो 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है। 75 मंत्रियों की नियुक्ति और उसका आचरण। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और 88 कहता है सदनों में के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। वहीं 163 कहता है मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, राज्य मंत्रिपरिषद। और 164 राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति के प्रावधान। 167 परिषद के निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। और 169 विधान परिषद की संरचना के लिए है। और 180 जो है सदन की कार्यवाही में भाग लेने और संबोधित करने का मुख्यमंत्री का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद देखे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित थे हमारे संविधान में। अब है संसदीय शासन प्रणाली की योजना में। राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी होता है और विधितः कार्यकारी। और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है, यानी जिसको कहते हैं वस्तुतः कार्यकारी। ठीक है, सेम उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल नाम मात्र का कार्यकारी होता है और मुख्यमंत्री जो है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है। ठीक है, अब संवैधानिक प्रावधान क्या है इनसे संबंधित? तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, पीएम एंड सीएम, इनका देखते हैं। अब मानदंड। तो यहाँ पे है अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164। 175 अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वहीं 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, शपथ ग्रहण वही कराते हैं। अब है नियुक्ति एवं शपथ। क्या है कि संविधान में किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है नियुक्ति एवं शपथ से संबंधित। बोल रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्ति के लिए अपने व्यक्तिक यानी विवेक का प्रयोग कर सकता है और क्रमशः प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को 1 महीने के भीतर अपने संबंधित सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। ध्यान रहे, 1 महीने के भीतर विश्वास मत हासिल करना रहता है। नेक्स्ट है जब कार्यरत प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता है। कल ही हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कि कौन से ऐसे कार्य होते हैं, और राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में कि कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल जो है अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं, है ना, विवेकानुसार प्रयोग करते हैं। उसी के बारे में ये बात कर रहा है
कि संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। एक व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने टाइम दिया जाता है? 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के भीतर उसे संसद या राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना आवश्यक होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय में यह प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब है राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दिलाएंगे और राज्यपाल सीएम को। ठीक है, अब है कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल जो है कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और वेतन जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो वही जो सीएम है वो भी निश्चित नहीं है, क्योंकि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और इनका जो वेतन है राज्य विधायिका द्वारा निश्चित या निर्धारित होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शक्तियाँ और कार्य। अनुच्छेद 74 और 163। 74 जो है अनुच्छेद, वो किसके? प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बात कर रहा है। यानी अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, उसका नेतृत्व कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी करेंगे। और वहीं 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होगी। सेम चीज़ें कह रहा है। वही 75 और 164 75 क्या कहता है? तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, और 164 कहता है राज्य में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। अब है विघटित हो जाती है। ठीक है, अब है मंत्रिपरिषद के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रियों को विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है और किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या मतभेद होने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, और है मंत्रिपरिषद यानी COM की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है और पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भी भंग कर सकता है। ठीक है, यानी कि सभी मंत्रियों यानी कि क्या होता है कि पद से त्यागपत्र देकर सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी भंग कर सकती है। ठीक है, दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु के फलस्वरूप केवल एक रिक्ति होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वह प्रधानमंत्री की अतिरिक्त शक्तियाँ क्या होती हैं इसके अलावे? तो है राष्ट्रपति के संबंध में। प्रधानमंत्री की अतिरिक्त शक्तियां राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संप्रेषण का प्रमुख माध्यम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2013 में पूछा गया। तो ये क्या है कि राष्ट्रपति के और मंत्रिपरिषद के बीच संप्रेषण का प्रमुख माध्यम होता है भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में क्या करते हैं? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी परामर्श देते हैं। अब इस संसद के संबंध में राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देते हैं और किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा कर सकते हैं।
अब है अन्य शक्तियां और कार्य क्या हैं? तो नीति आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य निकायों का अध्यक्ष होते हैं और देश की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं और आपात स्थितियों के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य आपदा प्रबंधक होते हैं। सत्तारूढ़ दल के नेता और नेताओं और सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। और क्या होते हैं? सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। इस प्रकार ये थे अन्य शक्तियाँ और कार्य। ठीक है, अब हम आते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संबंध, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध होता है उसको डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेंगे और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। अब आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे और मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं यानी कि प्रपोजल संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उन्हें प्रदान करे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार को रखें। तो ये इनके संबंध है राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री जी के। अब मुख्यमंत्री की अतिरिक्त शक्तियां क्या होती हैं? तो राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री को सदन के नेता के रूप में निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? तो राज्य विधानमंडल के सत्रों को आहूत करने और सत्रावसान करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा के विघटन की सिफारिश करना और सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना। अब है अन्य शक्तियां और कार्य क्या है? तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। चक्रानुक्रम और यानी रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं और एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य इन दोनों निकायों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं और राज्य सरकार के प्रमुख मुख्य प्रवक्ता आपात स्थितियों के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य आपदा प्रबंधक और सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्या संबंध होता है? अनुच्छेद 163 कहता है कि जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे और मंत्री राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है, और मंत्रिपरिषद जो है वो कहा होगी राज्य की विधान सभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है, अब है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कहता है कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी यानी राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे और राज्य के मामलों के प्रशासन और किसी विषय को जिस पर भी किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अब है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO। PMO क्या है?
PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। PMO भारत सरकार के प्रबंधन और संवैधानिक, कार्यकारी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निष्पादन में प्रधानमंत्री को सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करना और नीति और प्रशासनिक मामलों का पर परामर्श देना। प्रधान सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारी PM की सहायता करते हैं। अभी प्रधानमंत्री निधि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि PMNRF विस्थापित लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1948 में स्थापित किया गया था। अब प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की सहायता करने, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने पर केंद्रित है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत दान 100% कर कटौती योग्य है। अब राष्ट्रीय रक्षा कोष 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद स्थापित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत योगदान 100% कर कटौती योग्य है। अब है PM केयर्स फंड। कोविड-19 महामारी के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2020 में बनाया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटना है। क्या है PM केयर्स फंड? अब है प्रधानमंत्री की भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और है प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है सर विलियम वर्नर हार्कोट। इसने क्या किया? प्रधानमंत्री छोटे सितारों के बीच एक चंद्रमा की तरह है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। वहीं लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि प्रधानमंत्री एक दूसरे के बीच सर्वोच्च शक्ति हैं और कैबिनेट आर्क के आधारशिला हैं। वहीं हार्बर्ट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री को एक दूसरे के बीच सर्वोच्च व्यक्ति हैं जिनकी भूमिका अधिक मजबूत है। वहीं आर्च क्रॉसमैन ने क्या कहा था कि कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में बदल गई है। वहीं हम्फ्री बर्कली ने कहा था कि प्रधानमंत्री के पास सुपर मंत्री स्तरीय शक्तियां हैं जो लोकतंत्र को खतरे में डालती हैं। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री की भूमिका राष्ट्रपति से बढ़कर है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, तो विलियम वार्नर हार्कोट ने क्या कहा था कि छोटे सितारों के बीच एक चंद्रमा। आइवर जेनिंग्स सूर्य जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। और लॉर्ड मॉर्ले ने क्या कहा था? एक दूसरे के बीच सर्वोच्च व्यक्ति हैं और कैबिनेट आर्क की आधारशिला। हर्बर्ट मॉरिसन सर्वोच्च व्यक्ति जिनकी भूमिका अधिक मजबूत। क्रॉसमैन ने क्या कहा? कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में बदल गई। वहीं हम्फ्री बार्कली ने क्या कहा? उनके पास सुपर मंत्री स्तरीय शक्तियाँ जो लोकतंत्र को खतरे में डाल सकती है। और बट वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री की भूमिका राष्ट्रपति से बढ़कर है, ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, अब है प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली कौन थी? माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी। और सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। और पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे तो इंदिरा गांधी। वो कहाँ थी? वो किसकी थी? वो तो मेंबर ऑफ वो उच्च सदन के सदस्य थे राज्यसभा के। ठीक है, और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक माननीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी। और दूसरे सबसे लंबे समय तक श्रीमती इंदिरा गांधी। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो कांग्रेस से नहीं थे। और सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के राजीव गांधी। और दक्षिण भारत के पहले PV नरसिम्हा राव जी। और पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थे तो वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी।
और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। अब नोट, भारत के प्रधानमंत्री को अपनी नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्हें 6 महीने के भीतर, ध्यान रहे, उन्हें 6 महीने के भीतर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना होगा। ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। तो मोरारजी देसाई कहाँ के थे? बम्बई के। और प्रधानमंत्री बने कब? बम्बई से बने। और कब बने? तो मार्च 1977 में। दूसरा चरण सिंह उत्तर प्रदेश में 1979, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश जून 1991, और एचडी देवगौड़ा जून 1996 कर्नाटक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के थे 2001 से 14, और 2014 में कहाँ बन गए? तो ये बन गए प्राइम मिनिस्टर बन गए, और पहले पूर्व में गुजरात में सीएम रह चुके थे। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद। ऐतिहासिक संदर्भ, इसमें क्या है? पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि विभागीय आवंटन प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने भारत परिषद अधिनियम 1861 में की थी। ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है जो परंपरा के अनुसार काम करती है, किंतु भारत में मंत्रिपरिषद प्रणाली भारत के संविधान में संहिताबद्ध और उल्लेखित है। संवैधानिक प्रावधान क्या है इनके लिए? तो इनका 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर साधारणतया अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है तथा राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। उन बातों को छोड़कर, किन बातों को? जो राज्यपाल को अपने कृत्यों को प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति के दायरे में आता है या नहीं, तो इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल ही निर्णय ले सकता है इस बारे में भी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है। अभी लोकसभा या राज्य विधानसभा के विघटन के बाद भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। जहां भी संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल के संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन की बात आएगी, सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता होती है, वहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या होता है कि संतुष्टि की यानी सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता है, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि ना होकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी। ऐसा 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जहां भी संविधान में राज्यपाल या राष्ट्रपति या राज्यपाल के सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता होती है, वहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि को नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी वही वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 75 और 164 नियुक्त मंत्री। तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं। कौन? मंत्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 यानी 51वां संविधान संशोधन 2003 अधिनियम। ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ध्यान रहे, कितना? 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जो सदस्य दल बदल के आधार पर निर्धारित होते हैं वह मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए भी निर्धारित हो जाते हैं, ठीक है। अब इस संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार और वर्गीकरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
यह समय और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा यानी कि संसद नहीं, राज्यसभा शामिल नहीं होगी, और राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है वह अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए मंत्री पद पर बना रह सकता है। अब है अनुच्छेद 88। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री को दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है। ठीक है, तो वह दोनों सदनों में तो बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, और लेकिन मतदान करने की अगर बात आएगी तो सिर्फ उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। ठीक है, अब है अनुच्छेद 177। एक मंत्री जो संसद या राज्य विधानमंडल के एक सदन का सदस्य है उसे दूसरे सदन की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है। सिर्फ वही बात जो केंद्र को मिला हुआ अनुच्छेद 88 के तहत प्रावधान किए गए हैं केंद्र के लिए, वही प्रावधान यहाँ राज्य के लिए। ठीक है, अब है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंस है, दोनों की विशेषताएं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद तो क्या है केंद्रीय मंत्रिपरिषद? परिभाषा, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी निकाय होता है जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, और वही राज्य मंत्रिपरिषद क्या है? तो राज्य स्तर पर कार्यकारी निकाय है जो राज्य की राज्यपाल को सलाह देता है। वैधानिक आधार क्या है? तो अनुच्छेद 74 एंड 75 और इसमें अनुच्छेद 164 एंड 163 एंड 164। इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पीएम के द्वारा होती है, पीएम की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति होती है। सेम एज यहाँ पे राज्यपाल द्वारा नियुक्त सीएम राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्री नियुक्त होते हैं। शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और सीएम को राज्यपाल दिलाते हैं। संसद द्वारा निर्धारित होता है इनका वेतन, और इनका वेतन जो है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। कार्यकाल मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद धारण करते हैं, वहीं ये राज्यों में राज्यपाल की इच्छा के अनुसार मंत्री पद धारण करते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी क्या है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और जो है सीएम की जो कैबिनेट है वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आकार क्या है? तो इसमें 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, जबकि यहाँ पे न्यूनतम 12 मंत्रियों की आवश्यकता होती है। कहाँ पे? तो राज्य मंत्रिपरिषद में। संरचना क्या है? इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इनमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। उप मंत्री का जो है वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, विवेकाधिकार क्या होता है? तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, वहीं राज्यपाल कुछ मामलों में विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या है? तो दी गई सलाह अदालती जांच के अधीन नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जबकि न्यायिक समीक्षा के संबंध में समान प्रावधान है जैसा उसमें है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के संबंध में समान प्रावधान यानी कि नहीं होती है। ठीक है, अदालती जांच के अधीन नहीं आती है। नेक्स्ट है मंत्रियों के अधिकार, दोनों सदनों में बोल सकते हैं और केवल अपने सदनों में ही मतदान कर सकते हैं। वही है विधायी भागीदारी के संबंध में यूकॉम के समान अधिकार होता है। कहाँ? यूकॉम के समान अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, यूकॉम के समान अधिकार। हमें बैठक कार्य करने के लिए निकाय के रूप में बैठक नहीं करते हैं, वहीं विधायी कार्यों के लिए बैठक बुला सकते हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व 75 एंड 164। सामूहिक उत्तरदायित्व, वे एक दल के रूप में कार्य करते हैं तथा एक साथ तैरते और डूबते हैं। ठीक है, अर्थात निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, यानी लोकसभा के प्रति। अब है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के मंत्रियों सहित पूरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी राज्य मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद जो है के मंत्रियों सहित पूरे केंद्रीय मंत्रिपरिषद को राज्य मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है?
त्यागपत्र देना पड़ता है। कैबिनेट के निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। ऐसा ना करने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। अब है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, तो मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकते हैं जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा या विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ब्रिटेन के विपरीत किसी मंत्री की विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अन्य केंद्रीय मंत्री परिषद संवैधानिक निकाय है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में विस्तार से बताया गया है। 60 से 70 मंत्रियों का बड़ा निकाय है और इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित सभी तीनों श्रेणियां शामिल हैं। यूपीएससी 2022। नेक्स्ट, सरकारी कार्य के लिए एक निकाय के रूप में बैठक नहीं करता है और कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करती है। अब है कैबिनेट या मंत्रिमंडल। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 जो आपातकाल की स्थिति के बारे में बात करता है 52 में अंतर स्थापित किया गया था। इस अनुच्छेद में केवल कैबिनेट को परिभाषित किया गया और इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, वही है अपेक्षाकृत लघु निकाय, यानी कि इसमें 15 से 20 मंत्री हो सकते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। यूपीएससी 2013 में पूछा गया है। एक निकाय के रूप में बैठक करते हैं और सरकारी कार्यों से संबंधित निर्णय लेते हैं। कैबिनेट अपने निर्णयों का मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यान्वयन किए जाने का पर्यवेक्षण करती है। अब किचन कैबिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिक निकाय जिसमें प्रधानमंत्री और 2-4 प्रभावशाली सहयोगी होते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है, जिनके साथ वे प्रत्येक समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। इसे इनर कैबिनेट भी कहा जाता है, जो सत्ता का वास्तविक केंद्र बन गया है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मित्र, परिवार के सदस्य जैसे बाहरी लोग भी शामिल होते हैं। किचन कैबिनेट का परिदृश्य भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी मौजूद है। तो किस में मौजूद है? संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ब्रिटेन में भी। अब नाउ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स एंड। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा। इट वॉज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। तो आप इसका मल्टीपल रिवीजन करके आप इस चैप्टर को मेमोराइज़ कीजिए और 100% आप एग्ज़ाम में एक्यूरेसी के साथ आएंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट गाइस।